हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एसएससी का एसटी नंबर 03 है जीएस का, जिसमें जीएस के टोटल जो है 25 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन की जो संख्या है वो 26 से लेकर 50 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 से लेकर और 49, 50 तक के सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे और टोटल 25 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, एक सही है, 3 गलत है। तो आइए मित्रों, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न विच स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य चीन के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। कौन सा इसका सही उत्तर है? मित्रों, इसका जो सही उत्तर है अगर मैं कहूँ तो वो है अरुणाचल प्रदेश। आइए हम इसको एक बार देखें। जब तक इसको देखेंगे नहीं डायग्राम के माध्यम से तब तक जो है चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आइए डायग्राम्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें मित्रों, ये हमारा भारत देश है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं ऐसे करके। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा भारत देश आपको दिख रहा है मित्रों। इस तरह से भारत है, आपको दिख रहा है। अब अगर हम चीन की बात करें तो चाइना जो है कुछ इस तरह से आपको दिखता है। चाइना चाइना है। अब यहीं पर अगर देखें तो ये तिब्बत का क्षेत्र हो जाता है, यहाँ नेपाल हो जाता है, यहाँ आपको भूटान दिखता है, ये आपको ये दिखता है अरुणाचल प्रदेश। मित्रों, अगर हम कहें जो सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री बन रही है तो वो बाउंड्री किससे बनती है? ये वो जो बाउंड्री बनती है वो बनती है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। अरुणाचल प्रदेश के साथ में ये सीमा बनती है। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जिन बच्चों ने किया है वो उनका लगभग सही है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से इसकी जो सीमा बनती है वो लगभग 1085 किलोमीटर के लगभग सीमा बनती है। कितनी बनती है? 1085 किलोमीटर के लगभग जो है इसकी सीमा जो है बेटा वो बनती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है बच्चे? वो बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? विच स्टेट सेपरेट द नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान को कौन सा राज्य अलग करता है? नेपाल और भूटान को अलग करने वाला राज्य अभी मैं पीछे दिखाया था, सिक्किम है बच्चे। सिक्किम जो है नेपाल और भूटान को क्या करता है? अलग करता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब इस तरह से ऐसे इस तरह के राज्य का निर्माण होता है, ऐसे करके। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ आप देखते हैं ये नेपाल का हिस्सा है, ये आप देखते हैं ये भूटान का हिस्सा है। ये है भूटान और ये जो है ये है नेपाल। नेपाल और भूटान जो इस तरह से हैं तो बीच में जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं वही जो बाउंड्री का हिस्सा है वो कहलाता है हमारा सिक्किम का हिस्सा कहलाता है। सिक्किम का हिस्सा वो कहलाता है, सिक्किम का हिस्सा ये कहलाता है इस तरह से ऐसे। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिक्किम है। अच्छा, सिक्किम का जो निर्माण हुआ था, सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिक्किम को एक भारत के संघ में शामिल करने की बात कही गई कि सिक्किम एक हमारा अंग है। फिर उसके बाद में तुरंत 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ था और इस ईस्वी में ये कहा गया कि सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का राज्य है, सिक्किम राज्य होगा।
सिक्किम क्या है, हमारे भारत का राज्य होगा सिक्किम, ऐसे ये इस तरह से सिक्किम को हमारे भारत के राज्य की संज्ञा में जोड़ा गया है मित्रों। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, वो बिल्कुल सही है, सिक्किम जो है वो करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे सिक्किम के साथ में जा रहे हैं, सिक्किम बताए हैं, वो बिल्कुल जो है सही है उनका, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ द ओखला बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। ओखला पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ओखला पक्षी विहार या अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूंकि बच्चे नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, आप नाम पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं बेटा नोएडा की, हम बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा का आप लोग नाम कई दफ़े सुने होंगे, न्यू ओखला, ओखला इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यू डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या है, बी है, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपको बता दें ये जो लोकेशन है वो पड़ता है गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के पास में ही पड़ता है जीबी नगर। गाजियाबाद के पास क्या पड़ता है, जीबी नगर पड़ता है, जीबी नगर। सो गाजियाबाद के पास क्या पड़ता है, जीबी नगर, माने गौतम बुद्ध नगर। सो करेक्ट आंसर क्या है मित्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इसका जो है, उत्तर प्रदेश क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्योक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक जो है किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे आपको खाली जगह भरना है, किसकी सहायक नदी है? आपके सामने ऑप्शन है चिनाब, गंगा, सतलज या इंडस। सो इसका बच्चे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस। जो भी बच्चे इंडस लगाए हैं या इंडस टिक किए हैं वो बिल्कुल सही है। आइए इसका माफ करिएगा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, देखो सभी विद्यार्थी यहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्योंकि भारत का मैप कई दफ़े आपको बनाना पड़ता है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा हमारे सारे बच्चे इसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ वो करें, और इसको रेगुलर वे में कई बार बनाते रहें। ठीक है, कई बार आप बनाते रहेंगे तो आप इसको अच्छा और सही कर पाएंगे। यहाँ आप देखते हो बेटा ये जो एरिया है ये पड़ता है तिब्बत का क्षेत्र, तिब्बत का क्षेत्र। अब तिब्बत में ही कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियाँ हैं, और मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है जो यहाँ से होते हुए और यहाँ बहती है। इस नदी को ही कहते हैं हम लोग इंडस रिवर। इंडस रिवर को ही हिंदी में कहा जाता है सिंधु नदी। इसे क्या कहते हैं हिंदी में सिंधु नदी। अब जो सिंधु की सहायक है वो क्या क्या है? सिंधु की सहायक झेलम, रावी, चिनाब, सतलज और ब्यास है, ये है। इसके अलावा दो नदियां और हैं जो इनकी सहायक हो जाती हैं। एक का नाम आपने कभी सुना होगा श्योक, और एक का नाम आपने सुना होगा काबुल। तो श्योक और काबुल पश्चिम उत्तर की ओर से, पश्चिम उत्तर या आप ऐसे कहते हैं कि उत्तर पश्चिम की ओर से नदियां बह के आकर इसे मिलती हैं। तो श्योक क्या है, इंडस की सहायक है। तो कभी भी अगर पूछा जाए तो आप इसको भी जरूर बताइए, श्योक क्या है, इसकी सहायक है। और बाद में नदी आकर कहाँ गिर जाती है, ये सब नदियाँ जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। कहाँ गिर जाती हैं? अरेबियन सी में ये नदियाँ गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में। सो अरेबियन सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे इंडस लगाए हैं इसका आंसर, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं मित्रों अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दमन और दीव को अलग करता है, सेपरेटेड दमन एंड दीव। दमन दीव को कौन अलग करता है? आइए देखें। अगर हम इसको समझें,
या इसको समझने का प्रयास करें बच्चे, तो जैसे आप देखते हो कि इस तरह से ऐसे ये भारत का इस तरह से क्षेत्र आपको दिख रहा है, मान लो ऐसे करके, ऐसे, माफ करिएगा, ऐसे। अब आप क्या देखते हो बच्चे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये दमन और ये दीव, और यहाँ बीच में खंभात की खाड़ी, आप सुने होंगे कभी, खंभात की खाड़ी है। अच्छा, खंभात की खाड़ी के एक हिस्से पे पड़ता है दमन, एक हिस्से पड़ता है दीव। तो दमन दीव जो है ये दोनों केंद्र शासित हैं, यूनियन टेरिटरी में आते हैं। और यही जो है ये रहा आपका, हाँ, गल्फ ऑफ खंभात। खंभात की खाड़ी ही आपस में इन्हें क्या करती है बच्चे, बांट देती है। बच्चा ये खंभात, ये वही खंभात है जहाँ पे नर्मदा तथा उनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ यहाँ गिरती भी यहीं पर हैं बच्चे। नर्मदा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो यहीं पर गिरती भी हैं। ठीक है, सो आप ये भी याद रखें, गलत नहीं है ये। सो गल्फ ऑफ खंभात जो है वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे गल्फ ऑफ खंभात लगाए हैं उन सभी को इसका एकदम करेक्ट आंसर मिल रहा होगा, वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलर नोन एज अ हरबिंदर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत, अग्रदूत माने हरमिंदर कहा जाता है। बाबा आमटे हैं, राजा राम मोहन राय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी हैं। बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है RRM आर हैं, राजा राम मोहन राय। आइए याद रख, इसको समझे कैसे हैं बच्चों। अगर मैं कहूँ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का अग्रदूत, अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। और ये वही राजा राम मोहन राय है बच्चों जिन्होंने, आप सबको याद होगा, ब्रह्म समाज का की स्थापना की थी। अच्छा बच्चे, एक बात और मैं कहूँ, 1828 से लेके 1833 का जो समय था, ये वाला जो टाइम पीरियड था, ये वाला समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब का समय है। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब का ये समय है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये टाइम पीरियड है। अच्छा, ब्रह्म समाज में जो मतलब अच्छे काम हुए हैं वो क्या थे, जैसे जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा सती प्रथा, सती प्रथा इन्हीं के समय में समाप्त हो गई थी। ठीक है, समाज में कुरीतियों का दमन किया गया, जो बुराइयां थी उन्हें समाप्त की गई और समाज को आगे उत्थान की ओर बढ़ाने का काम किया था। तो इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत या ऐसी संज्ञा दी जाती है। सो ये इस तरह के प्रश्न जो है कई दफ़े एग्जाम में आते हैं और कई बार जो है पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हिस्सा भी अच्छे से समझ में आ रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब का काम भी और इनका भी। अब हम बच्चे बात करते हैं अगला युद्ध, अगला जो है युद्ध की बात है। इन विच ईयर ऑफ द बैटल ऑफ द बक्सर वॉज फॉट। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध बेटा 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, और इस समय अगर मैं कहूँ सो रॉबर्ट क्लाइव की प्रमुखता हुआ करती थी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के जो शासक थे उनके द्वारा इस युद्ध को देखा गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1764 है बच्चे। 1764 में बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध है। अच्छा, अगर मैं कहूँ बच्चों 1757 और 1764 इन दो युद्ध के बाद ही ब्रिटिश शक्तियों का जो शासन था, ब्रिटिश शक्तियां अधिक शासन में आ गई थी, अधिक
शासन में आ गई थी। सो ये जो है अधिक शासन में आ गई थी, तो इनकी यहाँ पे प्रमुखता जो है बच्चे ज़्यादा मिलती है, मतलब ये ज़्यादा पावर में आ गए। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1764। 1764 जो है इनका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंशियंट साइट वाज लोकेट इन हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? चूंकि बच्चों अगर बात करें, ये जो सभी स्थल दिख रहे हैं, इन स्थलों को देख के सिंधु घाटी सभ्यता की याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ऑप्शन इसमें जैसा दिख रहे हैं कि आप कालीबंगा है, धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, लोथल है। सो आइए हम एक बार आपको मैप के माध्यम से पूरा समझा देते हैं कौन कौन सा कहाँ पर है। लेकिन फिलहाल पहले इसका आंसर आपको मैं दे देता हूँ। हरियाणा में कौन सा स्थल स्थित है बेटा? हरियाणा में राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी है। सो आइए पहले अब हम लोग इसको ध्यान से एक दफे देख लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। तो एक बार फिर से भारत का ही मैप यहाँ पे बनेगा, और उस भारत के मैप को ही बनाकर आप सभी जो है कुछ इस तरह से है, मान लो भारत का मैप। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी एक बार इसको समझने का प्रयास करिएगा। और ये जो हिस्सा दिखता है ये पाक है। पाक मतलब कह सकते हो आप पाकिस्तान की भूमि का क्षेत्र है ये क्या है? ये पाकिस्तान और ये भारत का क्षेत्र है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, ये 4 जगह जो है, जैसे कभी हड़प्पा पूछे, जैसे कभी मोहनजोदड़ो पूछे, जैसे कभी चाहूदड़ो पूछे, जैसे कभी आपने सुना होगा लरकाना। ये जो लोकेशंस आपको दिख रहे हैं, ये 4 लोकेशन, ये चारों कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। ये बात एकदम क्लियर है अच्छे से आप सबको। फिर देखो, जैसे अगर मैं कहूँ बच्चे, जैसे कभी लोथल आ जाए, जैसे कभी धौलावीरा आ जाए, सो ये लोकेशन कहाँ है? गुजरात पे। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। जीजे है, ये है जीजे गुजरात। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा ये लोकेशन आ जाए, ये आप देखते हो कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में। जैसे अगर ये लोकेशन आ जाए, ये लोकेशन आ जाए, तो एक आप देखते हो हिसार, एक देखते हो राखी गढ़ी। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो बनावली। ये दोनों जो लोकेशन है वो कहाँ मिल रही है आपको? हरियाणा में मिल रही है। जैसे लोथल धौलावीरा, धौलावीरा भी हो गया, कालीबंगा भी, राखी गढ़ी भी। जैसे बेटा अगर कभी आपको मिल जाए रोपण, रोपण पंजाब में है। जैसे अगर आपको कभी मिल जाए बच्चे, मान लो मांडा, मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में है। जैसे बच्चों अगर कभी मिल जाए मान लो आपको दैमाबाद, सो दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जैसे अभी आपको कभी मिल जाए आलमगीरपुर मिल जाए, आलमगीरपुर, तो ये आप यूपी में कर दें। जैसे बेटा आपको कभी अगर मिल जाए सुप्तकोंडा, सुप्तकोंडा, आप इसको बलूचिस्तान में कर दें, बलूचिस्तान में। सो इस तरीके से आप भी देख सकते हो, इस तरीके से भी आप इनको बता सकते हो। तो ये जो है, अब आपको मैं समझता हूँ ये बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर है होगा। स्टेप, सारे स्टेप आपके इसमें हैं। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप इसको अच्छे से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे। ठीक है,
अगला देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग सेड टू बी द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। अशांति का अग्रदूत अगर जनक कहा जाता है तो आप सिंपल सी बात समझते हैं, जब कभी भी अशांति के जनक के रूप में बात आए सीधे आप बीजीटी बाल गंगाधर तिलक को लगा सकते हो बिना कहे। बाल गंगाधर तिलक वो पर्सनालिटी थे जो गरम दल के नेता हुआ करते थे। कौन थे ये गरम दल के नेता थे? आपने पढ़ा होगा गरम दल के नेताओं में लाल बाल पाल 3 व्यक्ति प्रमुख थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। सो उसी तरीके से अशांति का जो जनक कहा जाता है बच्चे, अशांति का जनक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। ये बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति हैं जो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर के सम्मेलन में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो जो भी विद्यार्थी हमारे बाल गंगाधर तिलक को कर रहे हैं या जो आंसर बता रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चे हमारे समक्ष, इन विच ईयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसिल्ड। किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? किस वर्ष बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है 1905, 1908, 1911, 1915। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1905 है। सबसे पहले समझिए, चूंकि यहाँ बात की गई है बंगाल विभाजन को और बात करें रद्द करने की, सो रद्द वाला इशू नहीं हुआ था। हुआ ये था बच्चे, लॉर्ड कर्जन साहब अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन जी अध्यक्ष थे, जिनका समयकाल 1899 से 1905 का लगभग 6 वर्ष का था। और इन्होंने एक उद्घोषणा की थी। इनकी जो उद्घोषणा थी वो कब थी? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इनकी उद्घोषणा की गई थी। 1 पॉइंट बच्चे, 1 पॉइंट। और बंगाल का जो बंटवारा था वो 19 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, माफ़ करिएगा 16 अक्टूबर है बच्चा, 16 अक्टूबर आप यहाँ टिक करेंगे, 16 अक्टूबर को। अच्छा, जब बंगाल 2 हिस्से में बट गया तो एक हिस्सा हो गया था पूर्वी बंगाल और एक हिस्सा हो गया था पश्चिमी बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्यता थी जबकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्यता थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, जो आप आज जानते हैं, आज बांग्लादेश बन गया था, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी वो कलकत्ता। क्या था? कलकत्ता। सो करेक्ट आंसर जो है बच्चे ये है। सो ये बिल्कुल 19 जुलाई 1905, ये बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद है मित्रों आप समझ पा रहे होंगे, इसका यही सही आंसर है। अब हम बात करते हैं, अगला है जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम। न्यायिक समीक्षा किस उधार ली गई थी? तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से उधार ली गई है? आपके सामने ऑप्शन है, जर्मनी है, रशिया है, यूएसए है, यूके है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो न्यायिक समीक्षा की जब भी बात की जाए तो बच्चे हमेशा आप यूएसए को लगा दें, और यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आइए देखें, हम बात करते हैं इसकी। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा अमेरिका से अमेरिका से, तो चूंकि आप ये जो देख रहे हो ये संविधान के स्रोत हैं, संविधान के स्रोत हैं, इसे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। और अगर हम समझें ये क्या है, देखो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करते हैं
मौलिक अधिकार। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था, उच्च न्यायालय की व्यवस्था, न्यायाधीश की व्यवस्था। इसके बाद में अगर हम और भी ज़्यादा बातें कहें, जैसे न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। तो मित्रों ये जो प्रमुख बातें हैं ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब लिया गया है अमेरिका से। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूएसए है। अमेरिका जो है क्या है बच्चे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अगली बात करते हैं हम, अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। निम्नलिखित में से कौन मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं? सो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे अगर देखें हम बात करते हैं, JL नेहरू हैं, JB कृपलानी है, राजेंद्र प्रसाद हैं, BR अम्बेडकर साहब हैं। तो निम्नलिखित में से कौन है मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं? आपको बताना है हु इज अमंग द फॉलोइंग एज अ चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी। बेटा जब भी ड्राफ्टिंग कमेटी आती है मसौदा समिति, तो सबसे अधिक कानून के अच्छे जानकार व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही हम बात करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में एक जगह है महू। सो महू नाम की जगह पे MAHAWO, महू नाम की जगह पे इनका जन्म हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर। जो व्यक्ति BR अम्बेडकर को लगाए हैं या जो किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य भी थे, ठीक है। अगली बात करते हैं, कैग एज अ एक्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर ऑफ फॉर द। कैग के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। कैग किसके लिए जो है मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होगा, क्योंकि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जगहों पर कैग काम करता है। आइए कैग के बारे में समझें। बेटा अगर हम कैग की बात करें बच्चे, सो कैग का जो पूरा नाम होता है वो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आर्टिकल 148 से 151A में जगह दी जाती है या इन्हें रखा जाता है। अच्छा, अब ये जो होते हैं हमारे देश में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की एज ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जो भी अपनी रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट हाउस में और प्रेसिडेंट के समक्ष रखते हैं। और प्रेसिडेंट क्या करता है, इनके बनाए गए रिपोर्ट पे अपने फैसले या अपना वो डिसीजन देते हैं। वो क्या देते हैं? अपना डिसीजन देते हैं। सो पहला इसका आंसर ए जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। जो भी व्यक्ति ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड क्रॉस द 300 रन मार्क इज एन इन इंटरनेशनल T20 मैच। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? T20 मैच में 300 रन के आगे जाने वाला वो टीम कौन सा है जो 300 रन क्रॉस किया है? इंग्लैंड, नेपाल,
ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। सो इसका जो है सही आंसर है नेपाल। अभी नेपाल की एक क्रिकेट टीम है जो T20 इंटरनेशनल में 300 रन से ऊपर का आंकड़ा बनाई है और इसने ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। T20 मतलब कह सकते हैं 20 छंग 120। अगर 120 बॉल में 300 से अधिक रन बन रहे हैं, 300 से अधिक, सो मैं समझता हूँ ये पूरे दुनिया के लिए लाजवाब है और बेहद ही हैरत अंगेज करने वाला होगा। ठीक है भाई, सामान्यतः हम समझते हैं कि 50 ओवर का मैच होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि 50 छंग 300 बॉल में 300 प्लस रन बनते हैं, तो नॉर्मल सी बात सुन जाती है। यहाँ 120 में 312 या 36 माने 3 गुने के हिसाब से चल रहे हैं। सो 3 के बल्कि लगभग 2.5 गुने के हिसाब चल रहे हैं। ठीक है, 12 दूनी 24 आधे 60, 2.5 गुने के हिसाब से चल रहे हैं। सो 2.5 गुने के हिसाब से रन बनाया है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग काम है, बहुत अच्छा वर्क है। अगला है हु हैज रिसेंटली द रिलीज इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने? किसने अभी हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है इसी ने किया है। अभी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 पब्लिश की गई है इसी के द्वारा। ठीक है, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु हैज लॉन्च योगन 3304 स्पाई सैटेलाइट? योगन 3304 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किसने किया है? क्योंकि याओगन नाम से ही लगता है कौन सा देश होगा, चाइना, इजराइल, नॉर्थ कोरिया या मंगोलिया? अब देखो, इजराइल जैसा नाम तो ये नहीं मिल रहा, कुछ चाइनीज जैसा नाम लग रहा, नॉर्थ कोरियन नाम लग सकता है, मंगोलिया कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल क्या है? चाइना है। क्या है मित्रों इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर बच्चों चाइना है। चाइना 3304, ठीक है, जासूसी उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है। ये अंतरिक्ष में जाके क्या करेगा? जासूसी करेगा और होने वाली एक्टिविटीज के बारे में चाइना को अपने संकेतों के माध्यम से बताएगा। अगला प्रश्न है द दुलादेव टेम्पल इन विच ऑफ स्टेट? दुलादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश। दुलादेव मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में है या मध्य प्रदेश में है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। सो एमपी ही इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग समझें। दुलादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। दुलादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मध्य प्रदेश हो जाएगा सही। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। अगला है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे एनुअली? प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? मई 1, जुलाई 1 को, अगस्त 1 को, सितंबर 1 को? क्या इसका करेक्ट आंसर है? आप सभी को ये बताना है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ डॉक्टर्स डे ऑफ द एनुअली? प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? 1 जुलाई। याद रखें 1 जुलाई को ही हम हर साल डॉक्टर डे के रूप में मनाते भी हैं। सो आइए इसके कुछ और बात समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कभी अगर डॉक्टर्स डे आए, डॉक्टर्स डे, सो 1 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा भैया अगर कभी जीएसटी डे आए बच्चे, जीएसटी डे,
तो भी जो है 1 जुलाई करेक्ट हो जाएगा। कभी अगर हम कह दें SBI स्थापना आ जाए, SBI की स्थापना आ जाए तो भी 1 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, कभी जनगणना आए, पॉपुलेशन डे, जनगणना दिवस आए तो भी 11 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सो ये कुछ प्रमुख दिवस हैं जिनको आप याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। ये प्रमुख दिवस हैं जिनको आप याद करेंगे, आप भूलेंगे नहीं। सो इसमें क्या है, 1 जुलाई बिल्कुल सही है। 1 जुलाई क्या है मित्रों, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिशन इंद्रधनुष समिति की सिफारिश शुरू की गई थी। मिशन इंद्रधनुष की जो समिति है वो किस सिफारिश पर प्रारंभ की गई थी। ठीक है, देखिए मिशन इंद्रधनुष को किस समिति के सिफारिश पर शुरू किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मित्रों। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक है RS गुजराल कमेटी है, YB रेड्डी कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी है, या PJ नायक कमेटी है। क्यों मिशन इंद्रधनुष के लिए कौन सी एकदम कमेटी सही है। सो इसकी जो करेक्ट है वो PJ नायक कमेटी है। PJ नायक कमेटी ने क्या किया था, मिशन इंद्रधनुष की कमेटी के लिए काम किया था। मिशन इंद्रधनुष किसी गांव या भारत देश के सभी गांवों के एक सर्वग्र विकास की समिति थी। ठीक है, इसके अंतर्गत गांव को चहुमुखी विकास कैसे देना है, कैसे उसको पूरी तरीके से डेवलप करना है, इस बातों पे चर्चा की गई, इस बातों को कहा गया। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है आप DN नंबर से कहेंगे। सो D इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। वेयर हैज द ICC BCCI यूनिसेफ लॉन्च CRI 304 गुड इनिशिएटिव। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया करके है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, और CRI 304 एज अ गुड पहल कहाँ शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत कहाँ से की गई, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम से है। सो करेक्ट आंसर क्या है, गुजरात। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, अहमदाबाद सिटी है गुजरात में, और वहीं से इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है, इस व्यवस्था को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, Where was the country first solar roof cycle track inaugurated? देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु। सो क्या इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है, हैदराबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है, याद रखेंगे। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया है, हैदराबाद में किया गया है, इसका सही आंसर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन हेल्प्स टू स्ट्रेस रिलीफ। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन तनाव मुक्ति में मदद देता है। देखिए ऐसा कौन सा हार्मोन्स है कि जो हमारे तनाव की मुक्ति में मदद देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेटा हो जाएगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन्स है जो हमारे तनाव के लिए क्या करता है, कमी करता है, तनाव में कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। आइए मित्रों समझें, अगर हम सबसे पहले ज़्यादा बात करते हैं लिटरेसी के लिए, तो सबसे पहले लिटरेसी डे कब मनाते हैं, साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, याद रखें, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और मैक्सिमम लिटरेसी रेट ये कहाँ है, ये केरला में है, ये केरला में है। और अगर हम कहें मिनिमम लिटरेसी रेट
बिहार में है। सो बिहार में मिनिमम बिहार में, मैक्सिमम कहाँ है? केरला में। बिहार में लगभग 95% लोग एजुकेटेड हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केरला हो जाएगा। माफ़ करिएगा, क्या करेक्ट आंसर इसका? केरला। केरला में जो लिटरेसी रेट है बच्चों वो सबसे ज़्यादा है। क्या करेक्ट आंसर इसका है? केरला। जो भी बच्चे हमारे केरला के साथ में जा रहे हैं, जिन्होंने केरला आंसर दिया है, वो बिल्कुल सही है। ओके, सो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या था इसका? केरला। केरला में सबसे अधिक साक्षरता दर है। लगभग अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में तो लगभग 99-98% के आसपास आता है, और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी लगभग 90% का आसपास का आंकड़ा आता है। तो लगभग महिला और पुरुष दोनों जो हैं पूरी तरीके से एक सक्षम और एक अच्छे पढ़े लिखे क्षेत्रीय क्षेत्र के लोग हैं, और एक विकसित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है केरला, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, मसालों के दृष्टिकोण से अच्छा है, और कहें तो वो मालाबार तट का भाग भी हमारा है, जो पूर्व पश्चिमी घाट पर है, और जैव विविधता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। मित्रों, अगली अगर हम बात करते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना किस क्षेत्र के अंतर्गत की गई है? चुनाव आयोग की स्थापना किस क्षेत्र के अंतर्गत की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आर्टिकल 321, आर्टिकल 429, आर्टिकल 399 या 324। क्या है इसका करेक्ट? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल नंबर 324 है। आइए हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के भाग संख्या 15 और अनुच्छेद संख्या 324 से लेके 329 के बीच में की गई है। 329 के बीच में की गई है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 324 हो जाएगा। 324। अच्छा बच्चों, एक बात मैं और बताऊंगा, कभी अगर वोट देने के अनुच्छेद की संज्ञा की जाए या बात की जाए तो वोट देने की अनुच्छेद की संख्या 326 होती है। याद रखिएगा, वोट देने के लिए अगर कभी बात आती है तो हमेशा आप 326 नंबर के आर्टिकल को बताएंगे। अगर आप ऐसा बताते हैं तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, देयर इज नो मिस्टेक, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब मित्रों, अब हम बात करते हैं अपने आज के लास्ट सेशन की। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज आर कनेक्टेड द पाक स्ट्रेट, निम्नलिखित में से कौन सा पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ हिस्सा है? श्रीलंका, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। तो क्या है इसका? फिलहाल जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया और श्रीलंका हो जाएगा बच्चे। इंडिया और श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है ये एक्सप्लेनेशन, सब लोग समझिए। सबसे पहले बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रैट क्या होता है, स्ट्रैट या चैनल किसे कहते हैं? चैनल किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले समझिए। जैसा कि आप देखते हैं, ये मान लो हमारा अर्थ है। ये मान लो बच्चों, ये क्या है? हमारा अर्थ है। अर्थ माने पृथ्वी है। अब आप देखते हैं कि पृथ्वी के भूमध्य में, भूमि के मध्य में जो एक रेखा है, जिसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या होती है? भूमध्य रेखा। तो अब हमको पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर दुनिया भर के लगभग सभी देश इसी पृथ्वी पर व्याप्त हैं। और हम आगे क्या समझते हैं? हम आगे ये भी देखते हैं कि पृथ्वी पर पूरे दुनिया के लगभग सभी देश हैं, और हर एक देश की जो लाइनें हैं वो जितनी डिग्री से होके जाती हैं, जितनी वैल्यू से होकर जाती हैं, ये सभी रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या है? ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर इन दो रेखाओं के बीच में कोई चैनल बनता है, दो रेखाओं के बीच में कोई मानव निर्मित स्थान बनता है, तो उसको हम लोग चैनल कहते हैं सामान्यतः। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये जैसे भारत देश का हिस्सा है, ऐसे करके भारत का हिस्सा आप समझते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं ये श्रीलंका है। ठीक है। अब आप ये क्या देख रहे हैं? ये इंडिया है, और यहाँ पे क्या है? ये श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका है, ये भारत है। अब हम क्या देखेंगे कि इनके बीच में इस तरह के साझा किए गई चीज़ों को रखा जाता है, कुछ इस तरह से, ऐसे करके।
ये। सो यहाँ पे जो है उसे हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। अब पाक जल डमरू मध्य जो बनाया गया है वो क्या दिखाता है, वो हमें इस बात को दर्शाता है, इस बात को हमें समझाता है कि हम ये देख रहे हैं इनके बीच में एक समुद्री मार्ग है। एक क्या है, एक समुद्री मार्ग है जो बहुत ही संकीर्ण है, संकीर्ण है, संकीर्ण समुद्री मार्ग है। तो इस प्रकार के संकीर्ण समुद्री मार्ग होने को या बने रहने को ही हम कहते हैं जल डमरू, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। या अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि यहाँ पे मान लो अंडमान का हिस्सा है ऐसे करके, यहाँ मान लो ये निकोबार का हिस्सा है। अब ये अगर आपस में अलग हो रहे हैं जैसे 10 डिग्री से, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा कहलाता है चैनल, वो हमारा कहलाता है चैनल। तो चैनल भी एक प्रकार का संकीर्ण मार्ग ही होता है जो दो धरती की भूमि के मध्य में बनाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का संकीर्ण मार्ग ही है जो बना। तो इससे हम हिंदी भाषा में या इंग्लिश में चैनल या चैनल कहते हैं और इसे हम कहते हैं जल डमरू मध्य। सो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हमारे सभी प्यारे मित्रों को, सभी प्यारे भाइयों को समझ में आया होगा। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो करेक्ट आंसर क्या था आपका? बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर था। सो प्यारे मित्रों, आज का सेशन हम इसी के साथ में समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट सेशन जो आपका ST नंबर 04 होगा उसे हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।